और फिल्म में आप जो बात कर रहे हैं, जो लड़ाई वगैरह दिखा रहे हैं, एज आई सेड, जॉनर ऑफ द फिल्म, जो कैटेगरी ऑफ फिल्म है, कई रोमांटिक फिल्में होती है, कोई कॉमेडी फिल्में होती है, ये एक वायलेंट एक्शन फिल्म है। तो वायलेंट एक्शन फिल्म में ऐसे सीन दर्शाना जायज़ है और उनकी वो कहानी का पार्ट है। एंड सेकेंडली, ए सर्टिफिकेट मिला है एक रीज़न की वजह से मिला है। फिल्म का नाम एनिमल एक रीज़न की वजह से है। तो सब आपको बता रहे हैं वो आपको क्या दर्शाने की कोशिश, वो आपको शुरू से ही बता रहे हैं, फ्रॉम द नेम टू द ट्रेलर टू द टीज़र टू एवरीथिंग, the audience knows it all, the certificate has been given accordingly, and yeah, it's up to the audience to decide and see, क्योंकि ये फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे। ये पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री नहीं है। डॉक्यूमेंट्री से आपको सच्चाई देखने को मिलती है, ये सच्चाई नहीं है, ये एक फिक्शनलाइज वर्ल्ड है जो एक बनाई जा रही है, ये बनावट है। तो इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही फिल्म का एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर एक गुरसिक पर सिगरेट का धुआं छोड़ते नजर आ रहे हैं, और एक और भी सीन है जिसमें दाढ़ी पर चाकू रखा गया है। अब इस सीन को लेकर बवाल शुरू हो गया है, और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल सिंह PR मोहम्मद ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखकर फिल्म में सिखों को लेकर विवादित सीन ये जो है इसको हटाने की मांग की है। आप पंजाबी हैं, सिख नहीं हैं, और ये चीज़ है, आपका बहुत महत्वपूर्ण है इस पर बोलना। I would actually honestly like to skip that question कि हाँ, कुछ कुछ सीन्स जो दिखा रहे हैं ये सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए दिखाए हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए दिखाए हैं। क्योंकि जब आप कुछ किसी चीज़ को एम्प करते हैं, कुछ फीलिंग आप एक इतने बड़े पर्दे पे दिखाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ सीन्स क्रिएटिव लिबर्टी के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट का काम है, एक डायरेक्टर का काम है, एक पेंटर का भी काम वही होता है, एक एक्टर का भी काम वही होता है कि हम किसी तरह जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, जो हम कहानी बोलना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ये कहानी बोलना चाह रहे हैं, वो हम कैसे पहुंचाएं। तो कुछ कुछ सीन्स जो भी हैं, जो भी नैरेटिव में हैं, जैसे कहानी लिखी गई है, वो उस किरदार के लिए, उस कैरेक्टर के लिए एकदम ट्रू होल्ड करती है। और संदीप सर के हिसाब से जो वो वर्ल्ड देखते हैं और वो जैसे दर्शाना चाहते थे, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही दर्शाया है। बट सबको अपने ओपिनियंस का बिल्कुल वो है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी ऑडियंस की है, क्योंकि आपको सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी बत्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। सलोनी, आज आपको दुनिया भर में लोग जानते हैं क्योंकि एक ऐसी फिल्म आई है जिसने ताबड़तोड़ कमाई, और दर्शकों की जो सराहना है, वो जो बटोर रहा है, उसका भी जवाब नहीं है जी। लेकिन इससे पहले आपको कम लोग जानते थे, नहीं जानते थे, तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। कहाँ से आई थी फिल्मों में, कहाँ से आना हुआ, किस फैमिली से आती, परिवार क्या करता है, पढ़ाई लिखाई क्या हुई, थोड़ी आपकी जर्नी एनिमल तक की। जी, मैं दिल्ली से आती हूँ और मैंने एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी है निफ्ट से। मैंने एक्सेसरी डिज़ाइन में स्पेशलाइज़ किया है, और मैं बॉम्बे आई थी डिज़ाइनर के साथ काम करने। मैंने डिज़ाइनर के साथ काम किया, और बड़ा रो पिट के आई थी घर से कि मुझे बॉम्बे जाके एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मुझे अपना ब्रांड खोलना था। और डिज़ाइनर्स तब बॉम्बे में ही थे, 3-4 जो एक्सेसरी डिज़ाइनर्स थे। तो मुझे चारों जगह जॉब मिल गई, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, मैं आ गई। और मुझे 1 साल का समय मिला था घर से कि 1 साल में आपको वापस आना है, और फिर यहाँ पे आप सेटअप करोगे, आप शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो आ गई। 1 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करते, तो मैंने स्टाइलिंग करी तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। फिर मेरे को लगा कि मुझे रहना तो अब बॉम्बे में ही है, अब मैं तो कहीं और जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये शहर इतना पसंद आ गया। एज दिस रिबेलियस गर्ल आई हैव ऑलवेज बिन, मुझे बहुत भाया ये शहर, और मेरा मन किया कि मैं यहीं रहूँ। अब ये शहर है बहुत महंगा, तो मुझे लगा पैसे तो कमाने पड़ेंगे, साथ में ब्रांड खोलना है, चलो ठीक है, लेकिन कुछ तो चाहिए ना, रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, 10,000 चीज़ें करनी है। तो मेरे फ्रेंड्स ने जो थे यहाँ पे आसपास, उन्होंने कहा कि तू ऐड के ऑडिशंस क्यों नहीं देती, वहाँ से तू थोड़े पैसे कमा लेगी, तेरे को आराम से मिल जाएंगे एड्स। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ऐड के ऑडिशन देना शुरू किए। और जो मेरा पहला ऐड का ऑडिशन था, CCD मोन्टाज ऐड था, राम माधवानी जी ने डायरेक्ट किया था। जब मैंने कैमरा फेस किया पहली बार, मैं आपको फीलिंग बयान ही नहीं कर सकती शब्दों में, जो मुझे ऐसा एनर्जी आई, जो मुझे रश मिला। 50 लोग मेरे सामने खड़े थे और मुझे परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, पर उस मोमेंट में मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करा। आसपास का शोर चला गया, लाइफ क्या चल रही है वो चली गई, मैंने बस उस मोमेंट को इतना एंजॉय किया।
और मैंने ऐसा फीलिंग एक्सपीरियंस किया जो मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था. सो दैट वाज द मोमेंट. तब मैंने दिल में और दिमाग में डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यही करना है. मैं अपनी लाइफ में यही फीलिंग तो चेस कर रही थी. और मुझे ये भी डर लगा कि अपने माँ बाप को क्या बोलूँगी, क्योंकि वो उनको पता था कि डिज़ाइनिंग से स्टाइलिंग से अब एक्टिंग करेगी तो मतलब क्या होगा. तो मैंने 2-3 बार जब हिम्मत बटोर ली, सब कर लिया, तो अपने पापा को कॉल किया और मैंने बोला कि सुनो पापा, मैं एक्टिंग करने वाली हूँ. तो वो तो डर गए कि बेटा कैसे करोगे यार, मतलब तुम्हारी कोई बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज. बॉम्बे में किसी को जानते नहीं, प्रोसेस नहीं पता, ऑडिशंस कहाँ होते हैं वो नहीं पता. तो धीरे 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 जब मुझे इतना पैशन फील हुआ ना फॉर वॉट आई डिड दैट डे, तो मैंने कहा आई विल गो ऑल आउट, बिकॉज जो मुझे फीलिंग हमेशा चाहिए थी वो मुझे उस दिन कैमरा के सामने मिली. और उसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू रैंडम ऑडिशंस पे जाना शुरू किया, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जाना शुरू किया, जिसमें बहुत टाइम लगा. फिर बहुत एड्स के ऑडिशन दिए, एड्स की. उसके बाद फिल्मों का कुछ पता ही नहीं था, फिल्मों में क्या होता है, कैसे होता है. फिर मुकेश छाबड़ा जी का नाम बहुत सुना था, तो मुकेश सर को मैंने कॉन्टैक्ट किया कि सर मुझे आपके साथ कास्टिंग में काम करना है, क्योंकि मुझे फिल्मों के पीछे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे अप्रोच करते हैं. थिएटर तो मैं साइड बाय साइड कर ही रही थी, पर यू नो कि कास्टिंग कैसे होती है ये सब, तो मैंने कास्टिंग की. और फिर उससे मुझे और एक्सपीरियंस मिला. फिर धीरे धीरे करते करते फाइनली मुझे अपनी पहली फिल्म मिली सोनी, जो नेटफ्लिक्स पे है. फिर मुझे मिली तैश, जो ZEE5 पे है. और फिर फाइनली संदीप सर ने जो दोनों फिल्में देखी थी, मुझे उसके थ्रू ये कैरेक्टर करने का मौका मिला. एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं. दिल्ली में कहाँ रहती हैं ना, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? मेरा एक भाई है, मेरे पापा बिजनेसमैन है, और दिल्ली में मैं न्यू राजेंद्र नगर में रहती हूँ. क्या बिजनेस है डैडी का? कपड़ों का बिजनेस है, शर्ट्स का ब्रांड है और एक एक्टिव वेयर का ब्रांड है. अच्छा, टोटल कितने साल लगे? हमें टाइम नहीं आपने बताया कि इस फिल्म तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 2014 के करीब मैंने शुरू किया था, और मुझे पहली फिल्म मिली 2017 में, और फिर तैश मिली 2019 में, और अब मुझे एनिमल करने का मौका मिला. देखिए, बहुत बड़ी फिल्म. और संदीप ने कैसे कांटेक्ट किया, कहाँ से आपको खोजा, क्या था? संदीप सर ने, अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने मेरी दोनों फिल्में देखी थी, सोनी और तैश. उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, तो कास्टिंग डायरेक्टर जो था खुशहाल, उनके थ्रू मेरी मीटिंग अरेंज करवाई. और वो पहले चाहते थे कि मैं एल्डर पार्ट्स प्ले करूं, लेकिन वो मुझसे मिले, और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग बॉडली वगैरह मैं फुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी. तब तक मेरी भी जर्नी रही है बहुत बड़ी, बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन की भी काफ़ी ज़्यादा. तो उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम तो 19 साल भी प्ले कर सकती हो. तो 19 से लेके 39 तक, 39 को हिंदी में क्या कहते हैं? 39 नहीं, 39, 39 19 से 39 तक उन्होंने मुझे बोला कि तुम ही प्ले करो. और उन्होंने सामने से मुझे पार्ट ऑफर किया, तो मुझे तो लगा कि ये किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर में प्ले करने के लिए इतना रेंज, इतने एजेस एक ही कैरेक्टर में, तो बेस्ट बात है. मतलब इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका कहीं मिल ही नहीं सकता. तो मैंने जैसे ही सुना, और उनको मेरे में ब्लाइंड ट्रस्ट और फेथ था कि तुम तो कर ही लोगी यार. तो उनको क्योंकि मेरा काम बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा उनने ऑडिशन तक नहीं लिया यार. एक मीटिंग करी और 2 दिन में मुझे कॉल आ गया कि यू बिन फाइनलाइज फॉर द पार्ट. तो पहले आपको जो एज रोल था वो कौन सा था? सेम ना, बहन का ही रोल था? कहाँ पे? आपने बोला ना कि मुझे एज वाला रोल पहले वो ऑफर कर रहे थे. नहीं, बहन का ही वो कह रहे थे कि तुम 39 और 32 प्ले करो, 25 में 19 किसी और से प्ले कराता हूँ. मैं थोड़ी काफ़ी हेल्दी थी. आई वॉज अराउंड 110 kgs इन लाइफ, एंड नाउ आई एम अराउंड 60. सो आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. सो जब ट्रांसफॉर्म हुए, क्योंकि जब थोड़ा हेल्दी होते हो आप, तो आप थोड़े बड़े लगते हो, तो उन्होंने मुझे उस अवतार में देखा था. पर जब मैं उनसे मिली, एक्चुअली मैं एकदम पतली हो चुकी थी, तो फिट हो चुकी थी बाकायदा. तो उन्होंने जब मुझे देखा, तो उन्होंने बोला तुम तो सारे एजेस प्ले कर सकते हो, तो बड़े वाले में ऐसा मेकअप करेंगे कि बड़े दिखे, क्योंकि फ़िट हो गए हो तो उतने बड़े नहीं दिखते हो. तो अंडर आई में थोड़ा डार्क सर्कल्स किया, लाइनें बनाई, मेकअप वैसा किया, कपड़े वैसे पहनाए, और कॉलेज रोल में जीन्स पहनाई, शूज़ पहनाए, लंबे बाल दिए, और ये सब किया. तो हाँ, वैसा रहा था. अच्छा, क्या नरेशन दिया था संदीप ने? क्या बातचीत, क्या बताया था, कहानी क्या है?
यार एक्चुअली बताऊँ तो बस ये बताया था कि ये इंसान है, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट एक कैरेक्टर जो फ्लॉड है, जिसको अपने पापा का प्यार नहीं मिला है बचपन से, और वो वही चाहता है सबसे ज़्यादा लाइफ में, और उसके लिए फैमिली कम्स फर्स्ट. देर इज़ नथिंग बेटर देन फैमिली, नथिंग ग्रेटर देन फैमिली. फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट. और इसमें बहन का किरदार है जिसका हस्बैंड एक एंटैगनिस्ट का रोल प्ले करता है, जो पापा के नैरेटिव में उनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, एंड इवेंचुअली जो भाई है वो उसको मारता है. तो ये नरेशन मिला था मुझे बेसिक. और हमने एक्चुअली पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी सबने, क्योंकि हमने अपने अपने पार्ट्स पढ़े थे रणबीर के अलावा. इवन अनिल सर, बॉबी सर, सब ने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी नहीं थी, पर हम सबको नरेशन मिला था. अच्छा, फिल्म तो बहुत अच्छा कर रही है और ये तारीफ हो भी रही है. तारीफ की बात हम पढ़ भी रहे, हम करेंगे भी. एक वर्ग है जो आलोचना कर रही है और उसका भी फायदा फिल्म को हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आलोचना हो रही है तो लोग ये सोच रहे हैं कि हो क्यों रही है और देखने जा रहे हैं, और आपकी बॉक्स ऑफिस कमाई बढ़ती जा रही है. ये जो आलोचक हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, उनको आप क्या कहोगे? क्योंकि फिल्म का विषय ही वैसा है. वो तो ए सर्टिफिकेट है, डे 1 से सबको मालूम था, लिखा भी, अनाउंस भी वैसे ही हुआ है, नाम भी उसका एनिमल ही है. करेक्ट. एक जानवर, वहशी की कहानी है. आपकी समीक्षा, आपकी बात, आलोचकों को आपका जवाब. मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब एंटाइटल्ड हैं अपने ओपिनियन में, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और होना भी चाहिए. सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और सब रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ ग्रेट. बट जो अनाउंसमेंट हुई थी कि सर एक वायलेंट फिल्म बनाना चाहते हैं, उनका जॉनर ही वही था. उनका जो किरदार है, उनका जो वर्ल्ड है, उनका जो नैरेटिव है, वो है ही वैसा, निकल के भी वैसा आया है. और जो उन्होंने लिखा भी है, उनको पता था उन्होंने लिखना ही यही है. तो जो किरदार है, जो फ्लॉड है, जो अपने पापा के प्यार के लिए तरस रहा है, वो बाद में बन वैसा जाता है उनकी कहानी में. और वो फ्लॉड है और वो आप देख रहे हो, और उसी कैरेक्टर के बारे में कहानी है. मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, चर्चा ज़रूर कीजिए, अपने ओपिनियंस रखिए, पर ऑडियंस एक रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी देख रही हो. उनको गलत और सही के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, कुछ सीन्स जो दिखा रहे हैं ये सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए दिखाए हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए दिखाए हैं. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एम्प करते हैं, कुछ फीलिंग आप एक इतने बड़े पर्दे पे दिखाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ सीन्स क्रिएटिव लिबर्टी के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट का काम है, एक डायरेक्टर का काम है, एक पेंटर का भी काम वही होता है, एक एक्टर का भी काम वही होता है, कि हम किसी तरह जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, जो हम कहानी बोलना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ये कहानी बोलना चाह रहे हैं, वो हम कैसे पहुँचाएँ. तो कुछ सीन्स जो भी हैं, जो भी नैरेटिव में हैं, जैसे कहानी लिखी गई है, वो उस किरदार के लिए, उस कैरेक्टर के लिए एकदम ट्रू होल्ड करती है. और संदीप सर के हिसाब से जो वो वर्ल्ड देखते हैं और वो जैसे दर्शाना चाहते थे, उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही दर्शाया है. बट सबको अपने ओपिनियंस का बिल्कुल वो है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी ऑडियंस की है, क्योंकि आपको सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए. फिल्म के कुछ सीन है, आजकल तो मतलब एक डायलॉग के समय सोचना पड़ता है कि मैं सही कर रही हूँ. कभी कभी डायरेक्टर और जो राइटिंग टीम होती है उनसे भी चूक हो जाती है. ऐसा ही फिल्म का एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर एक गुरसिक पर सिगरेट का धुआं छोड़ते नजर आ रहे हैं, और एक और भी सीन है जिसमें दाढ़ी पर चाकू रखा गया है. अब इस सीन को लेकर बवाल शुरू हो गया है, और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल सिंह PR मोहम्मद ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखकर फिल्म में सिखों को लेकर विवादित सीन ये जो है इसको हटाने की मांग की है. आप पंजाबी हैं, सिख नहीं हैं, और ये चीज़ है आपका बहुत महत्वपूर्ण है इस पर बोलना. I would actually honestly like to skip that question. एक जो गाना है जो खूब अर्जुन वैली खूब सुना जा रहा है, उस गाने में भी जिस तरीके का फिल्मांकन किया गया है, उसको लेकर भी लोगों को ऐतराज है. आप सरदारनी हैं, मतलब पंजाबी हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और आप जानती हैं ये गाना क्यों और कैसे बनाया गया था, और किस तरीके के मार धाड़ के माहौल में इसको यहाँ पे शूट किया गया है. इस पर भी मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ. मैं सच में यही कहना चाहती हूँ कि सिनेमैटिक लिबर्टी के लिए आर्टिस्ट कुछ डिसीजंस लेते हैं, और वो अपने विजन को साथ में करने के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं. कुछ गाने डालते हैं, कुछ BGM डालते हैं, कोई विजुअल्स बनाते हैं, क्योंकि ये
फिल्म है एट द एंड ऑफ द डे। ये पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री नहीं है। डॉक्यूमेंट्री से आपको सच्चाई देखने को मिलती है, ये सच्चाई नहीं है, ये एक फिक्शनलाइज वर्ल्ड है जो एक बनाई जा रही है, ये बनावट है। तो इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। इससे ऑब्वियसली कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं। आप फ्लॉट कैरेक्टर्स, हर इंसान आज की डेट में कोई परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान, हर में कुछ ना कुछ कमी है। तो आप यहाँ से कुछ उठाते, यहाँ से कुछ उठाते, उसको साथ में जा डाल के सिनेमा बनाते हैं। सिनेमा एक एंटरटेनमेंट के लिए इतने बड़े पर्दे पे इतने सारे लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि उनको एक इमोशन फील हो, इनको एक रेज फील हो, या उनको रोने का मन करे, या हंसने का मन करे, या रोमांस देखने का मन करे, कुछ भी आपको देखने जो आपको दिखाते हैं वो फीलिंग देने का मन करे। तो हर चीज़ विजुअल से लेके कलर से लेके, तो इतने सारे लोग एक सेट पे क्यों होते हैं? एक डीपी होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, एक ये होता है, एक साउंड वाला होता है। तो साथ में एक कॉम्बिनेशन बना के एक फिल्म बनती है जो एक इमोशन इवोक करने के लिए बनती है, एंटरटेन करने के लिए बनती है। तो अर्जुन वेली भी उस सीन में, उस लड़ाई सीक्वेंस के साथ जो इमोशन इवोक करता है आपके अंदर, वो इसीलिए वहाँ पे है और कोई रीज़न नहीं है उसका। और उसको ज़्यादा आई डोंट थिंक इतना पोक करने की ज़रूरत मुझे लगती है, बिकॉज अदरवाइज़ आर्टिस्ट तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो इतने बन जाएंगे अपने, तो उनका जो कैनवस होगा वो फीका पड़ जाएगा अगर वो उनके दिल से जो आ रहा है वो ना कर पाएँ। आप सराहें या उसके बारे में जो भी बोले वो आपके ऊपर है। बिल्कुल ओपिनियंस शुड बी देयर एंड एवरी वन इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी एंड एवरी वन हैज़ द राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन, बट the artist world is like that, the narrative of the film is like that, the character is like that। उस सीन में उस गाने की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी to get that emotion out, I feel like that। और फिल्म में आप जो बात कर रहे हैं, जो लड़ाई वगैरह दिखा रहे हैं, एज आई सेड, जॉनर ऑफ द फिल्म, जो कैटेगरी ऑफ फिल्म है, कई रोमांटिक फिल्में होती है, कोई कॉमेडी फिल्में होती है, ये एक वायलेंट एक्शन फिल्म है। तो वायलेंट एक्शन फिल्म में ऐसे सीन दर्शाना जायज़ है और उनकी वो कहानी का पार्ट है। एंड सेकेंडली, ये सर्टिफिकेट मिला है एक रीज़न की वजह से मिला है। फिल्म का नाम एनिमल एक रीज़न की वजह से है। तो सब आपको बता रहे हैं वो आपको क्या दर्शाने की कोशिश, वो आपको शुरू से ही बता रहे हैं, फ्रॉम द नेम टू द ट्रेलर टू द टीजर टू एवरीथिंग, the audience knows it all, the certificate has been given accordingly, and yeah, it's up to the audience to decide and see। सलोनी, वो सीन जो आपको सबसे खतरनाक लगता है एकदम, वो कौन सा सीन है? मेरे सीन्स में, ओवरऑल फिल्म में यार, ये एक तो अर्जुन वेली का जो वो फाइट सीक्वेंस है वो काफ़ी खतरनाक है। बॉबी सर और रणबीर का जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो काफ़ी खतरनाक है। बट मेरा फेवरेट सीन पता है मेरा कौन सा है, जो मेरे अंदर मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, इज़ द लास्ट सीन ऑफ अनिल सर एंड रणबीर, व्हेन ही सेज कि पापा आपने मुझे वो माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट नहीं देखने दिया था ना, और अब आप बेटा बनना और मैं पापा बनता, और चलो अभी ये प्ले करते हैं। एंड देन ही सेज एक्शन, एंड देन अनिल सर सेज बेटा, एंड देन ही रिएक्ट्स। Oh my God, I cannot tell you, मैं अभी भी, you can see I have goosebumps all over again। मुझे सच में इतना अच्छा लगा था वो सीन। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स फॉर मी, एंड लाइक पूरा वो कंक्लूड हो गया था एट द एंड ऑफ इट कि रणबीर को एक्चुअली आज तक क्या क्या फील हो रहा था, एंड अनिल सर के भी जो रिएक्शंस थे, आई थिंक माइंड ब्लोइंग। वो सीन जो आपको डराता है, मतलब वो कमजोर दिल वाले उसको देख के डरते हैं। हाँ, वो कौन सा है? वो था जब बॉबी सर का गला कटा था यार, क्योंकि वो पूरा फाइट सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, अच्छा अब होगा, बड़ा बढ़िया बीजीएम चल रहा है, गाना चल रहा है पीछे, और सिनेमैटिकली उसको शूट किया हुआ है, काफ़ी सही इमोशंस वो कर रहा है। बट व्हेन रणबीर पुट्स दैट knife on his throat and the blood oozes out, I had to shut my eyes। मेरे से नहीं देखेगा क्योंकि it was like oh my God, epitome of violence। but बड़ा मज़ेदार सीन था, पर उससे मेरे को एकदम धक हो गई। वो सीन जो आपको इमोशनल कर गया और धप से आंसू गिरे, वो कौन सा सीन? वो यार पापा और बेटे वाला, बहुत मेरे को
एकदम से मुझे रोना आया और आई फेल्ट बैड फॉर रणविजय, आई फेल्ट बैड फॉर रणबीर कि हाँ उसने इतना झेला, उसने ये सब करा, वो ये ऐसा बन गया, इतना फ्लॉड बन गया अपने पापा के उसके। तो मुझे वो इमोशन एक्चुअली मेरे दिल में पियर्स हुआ कि बेचारे ने बचपन में क्या क्या सहा होगा व्हेन यू नो एक बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स का प्यार, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला अपने पेरेंट्स से, मैं बहुत लाडली रही हूँ। तो मुझे लगता है वो लाइफ में इतना ज़रूरी है बिकॉज दे हैव मेड मी द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मर एंड एक्टर ऑल्सो आई एम, एंड वट एवर आई हैव डन इन लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ देम। तो और उनका भी आज तक कांस्टेंट सपोर्ट, मतलब मैं मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं अभी बैक टू बैक, और मैं हर इंटरव्यू के बाद मेरे पापा ही मुझे स्ट्रेंथ देते हैं और मेरी मम्मी मुझसे फ़ोन पे बात करती है जिनसे मुझे वो मिलता है। तो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पाई एक इंसान से जिसको अपने पापा का बिल्कुल ध्यान नहीं मिला, बिल्कुल प्यार नहीं मिला। मेरा तो बिल्कुल आंसू गिरे थे एंड आई रियली फेल्ट फॉर हिम। एंड ऑल्सो उसमें भी जब मैं उनको मारती हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को मार दिया है, दैट ऑल्सो आई फेल्ट रेज एंड सैडनेस इन कि रीत को इतना कुछ, इतना प्यार दिया उसने बिना जाने कि उसके पति ने उसके खुद के पापा के साथ ये किया। तो यू नो दैट ऑल्सो बहुत रेज इवोक हुआ मेरे अंदर और मुझे रोना भी बहुत आया उस सीन में। ये रणवीर का न्यूड सीन कैसे शूट हुआ था, मतलब यार मैं थी नहीं सेट पे एक्चुअली, ऑनेस्टली बहुत ही कॉन्शियसली एंड वेरी वेरी नाइसली एंड वेरी आई थिंक बहुत ही प्रिकॉशंस लेके सब कुछ शूट हुआ है एंड वेरी एस्थेटिकली शूट कर रहे थे कि कुछ प्रॉप्स था मतलब? सर आई वाज नॉट ऑन सेट एक्चुअली। ओके, बट ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है ना क्योंकि वो पूरा ब्लर करके वो नहीं, सब बहुत ख्याल रखा जाता है, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं किया जाता। आप तृप्ति के इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे उनको जितना कंफर्टेबल फील कराया गया है, हर सीन हर चीज़ प्रिकॉशन लेके करी गई है। तो जो सिनेमा में आपको दिखता है वो सच्चाई नहीं होती, वो फिक्शनलाइज होती है, आपको बस दिखता है क्योंकि शूट करते हैं हम। एक सीन, क्योंकि फिल्म के कई सीन हैं जो आपको हंसाते थे, आपने भी कहा, वो कौन सा सीन है जो जिसमें आप सबसे ज़्यादा हंसी? वो यार वो कजन्स के साथ जब रणबीर होते हैं ना हर फ्रेम में, जब वो पंजाबी में बातें कर रहे हैं, वो सीन मैनू बहुत चंगा लगता है। जिद्दो कजन्स और रणबीर बातें कर रहे हैं और उनकी जो ऊपर नीचे जा रहे हैं ना कि हाँ ये करते हैं, हाँ वो कमेंट्री जो चल रही है कजन्स की, वो मुझे बड़ा मज़ा आया। वो गॉट दैट लिटिल फ्लेवर टू द फिल्म, लाइक फनी फ्लेवर टू द फिल्म। और वो कॉलेज सीन भी जब रणबीर आता है और वो ऑडियंस का जो कॉलेज स्टूडेंट्स का रिएक्शन होता है, एकदम से डर जाते हैं और उसने मुझे बहुत अपोलोजाइज़ किया। मैंने उससे अपनी वीडियो डिलीट करवाई और मैंने बोला भाई देख आगे के बाद ऐसा कर मत दियो तो किसी के साथ। तो आई एम श्योर आई टॉट हिम अ लेसन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट बिकॉज वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। ये दिल्ली की घटना है जी। ओके, तो आप मतलब तोड़-फोड़ भी करती हैं? तोड़-फोड़ तो गलत हो जाएगा यार, तोड़-फोड़ क्यों करूँगी? अल्फा गर्ल हूँ मैं यार, सिर्फ क्या बोलते हैं अगर गर्ल्स ऐसी होती है यार हम ह्यूमन बींग्स हैं। ये इतना गर्ल और बॉय और मेल और फीमेल में इतना डिफरेंस हमारी कंट्री में क्रिएट किया हुआ है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप मेरी फिल्म सोनी देखिए, उससे आपको समझ आएगा कि उसमें क्या आपको बताने की कोशिश हो रही है उस डायरेक्टर की वॉइस में कि एक औरत को पहले तो ह्यूमन बीइंग की तरह देखिए और ह्यूमन बीइंग की तरह देख रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट ना करिए क्योंकि हम सब इंसान हैं। जो हम कंडीशनिंग की वजह से औरत मर्द औरत मर्द औरत मर्द करते रहते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कितनी थोड़ी सी ऐसी हैं एनिमल जैसी वाला जो यार मैं रिबेलियस हूँ, मैं अपने हक के लिए बिल्कुल खड़ी होती हूँ। अगर जो मुझे कुछ गलत लगता है मैं बिल्कुल बोलती हूँ और मैं बिल्कुल मैं नहीं किसी को कोई मुझे दबाता है या कुछ अपना बोलने की कोशिश करता है कि भाई मैं ही सही हूँ मैं ही सही हूँ, तो आई ऑलवेज़ कीप माई पॉइंट फोर्थ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल एकदम सहम जाऊँगी। ऑब्वियसली कहीं कहीं सहम भी जाते हो यार, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमेशा आप हमेशा ऐसे वाले फॉर्म में नहीं होते। एक इंसान में ना बहुत शेड्स होते हैं और ऑल्सो जो तो कभी कभी मैं सहम भी जाती हूँ, कभी कभी मैं दहाड़ भी देती हूँ या मुझे कुछ गलत भी लगता है तो मैं रिबेल भी कर लेती हूँ, कभी कभी मैं कुछ भी नहीं बोलती। तो सिचुएशन पे है
और हर इंसान में सारे शेड्स होते हैं, तो मेरे को तो यही लगता है। अच्छा, काम का ये आपने बताया कि सड़क पे चलते हुए टीजिंग हुआ और आपने फिर ताबड़तोड़ लगाया उसको, लेकिन कभी काम काज के दौरान कोई बॉस होता है या कोई आप काम चाहते हैं लेकिन उसकी तरफ से कुछ ऐसा, कभी ऐसी कोई घटना? कभी भी नहीं। आई बीन वेरी वेरी लकी एक्चुअली दैट हाँ, मुझे जद्दोजहद बहुत करनी पड़ी, मेहनत बहुत करनी पड़ी, सब करना पड़ा, पर कभी भी मेरे साथ बदतमीज़ी किसी सेट पे नहीं हुई। किसी ने मुझसे बदतमीज़ी से ना बात की, ना कोई कमेंट किया, ना कुछ अनसंट बोला, कभी भी नहीं, थैंकफुली। आपके भाइयों ने और फैमिली ने फिल्म देखा, उनका रिएक्शन, खासतौर से भाई वगैरह का रिएक्शन क्या? कितने भाई बहन आपको? मेरा एक भाई। एक ही है। क्या था उसका रिएक्शन? अरे उसको बहुत पसंद आई। दे आर ऑल सो प्राउड ऑफ मी। मुझे रोज़ कॉल आते हैं एंड रोज़ वो यही बयान करते हैं मुझे कि वो मेरे से कितना प्राउड है कि मुझे संदीप सर के साथ काम करने का मौका मिला, रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। आपका भाई प्रोटेक्टिव है रणबीर के कैरेक्टर जैसा, मतलब यार मेरे को लगता है सारे भाई प्रोटेक्टिव होते हैं, पर जब वो प्रोटेक्टिव होता है मैं उसको बोलती हूँ चुप। मतलब मैं करने भी देती हूँ क्योंकि अच्छा भी लगता है यार। किस इंसान को, भाई बहन की बात छोड़ो, ठीक है, भाई बहन की बात छोड़ो, आप किस इंसान को फ्रॉम देयर लव्ड वंस, जो उनको प्यार करते हैं, जो फैमिली है, प्रोटेक्शन नहीं पसंद? आज की डेट में मैं अकेले बॉम्बे में रहती हूँ, अगर मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे को प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, जो मुझे कभी कभी कुछ, अगर मैं अपने लो मोमेंट्स में कोई एडवाइस देते तो अच्छा ही लगता है ना। तो अगर भाई भी प्रोटेक्टिव होता है तो अच्छा ही लगता है। पर मैं भी, अगर वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था तो मैं कहती अरे चुप रहे, मुझे पता है यार कि मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा मत बोल। तो मैं उसको भी बिठा देती हूँ फिर कभी कभी। कुछ महिलाएं पूछ रही हैं कि संदीप वांगा के दिमाग में चलता क्या है, उसके दिमाग में कैरेक्टर को लेकर। तो मैं उनका व्यक्तित्व, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत सारा समय गुजारा है, तो कई लड़कियों को लगता है कि उनका दिमाग खराब है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है यार। एक तो पर्दे पे जो आप देखते हो वो इंसान वो नहीं होता, वो उनका विजन होता है, वो उनका आर्ट होता है, वो उनकी कहानी होती है। अब अगर संदीप सर को कुछ, या किसी भी आर्टिस्ट को, जैसे अगर मुझे कल को कुछ रोमांटिक बनाना हो या रोमांटिक में काम करना हो तो वो कहानी वैसी होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो इंसान हूँ। मतलब आप लाइफ में लोगों से मिलते हैं और रियल लाइफ कैरेक्टर से हम इंस्पायर होते हैं। तो दिस इज़ वन सच स्टोरी विच संदीप सर वांटेड टू टेल, बिकॉज दैट्स हिज पैशन, दैट्स हिज वॉइस। एंड उनको एक वायलेंट फिल्म बनानी थी, जैसे कि उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यूज़ में। फिल्म का नाम एनिमल है और वो रियल लाइफ में बिल्कुल विपरीत हैं। मतलब ही इज़ टोटली दी ऑपोजिट। वो, मैं बता, इतने टाइम हमने काम किया साथ में, रीडिंग्स करी, ये किया वो किया, वो एक बार भी गुस्सा नहीं हुए, वो एक बार भी उन्होंने अपना कूल लूज़ नहीं किया, वो बिल्कुल काम थे। वो एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप ये मत समझिए कि आर्टिस्ट जो दिखाना चाह रहा है और जो पर्दे पे आ रहा है और जो दर्श आ रहा है वो इंसान खुद है। वो एक कहानी है, वो एक नरेशन है, वो एक फिक्शनलाइज वर्ल्ड है। तो उसको वैसे ही देखिए, इंसान को जज मत करिए, मेरे को लगता है। अब जाते आते आपसे सुनेंगे अर्जुन वैली गाना। और क्या, ये रखा हुआ मैंने देखा नोट्स थे उसमें। नहीं नहीं, अर्जुन वैली नहीं, मेरे को सतरंगा गाना आता है, अर्जुन वैली नहीं आता। चलिए, जो आपका मैंने सुना दूं, लेकिन अगर उसका एक टप्पा, मतलब वो आता है, पर मुझे टप्पे वाला आता है, पर उसका वर्ड्स बता दो यार, वो वाला। कोठी बदला हो, बदलाने नी पाया है, बदलाने नी पाया है, हो जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया है, जिदा इंतजार सी अज रब्बा ही दिन आया है। And I'm thankful to God to give me this day to be a part of such a huge film and work with the most beautiful cast and director possible. एक और गाना गा दो कि कोई जो आपके मन का, कोई और? हाँ, कोई सा भी, whatever your life, मतलब हमेशा जो आपको पसंद है, आपकी खुशी का गाना। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये बात है पुरानी, जू 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 कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी,
जी ले इससे, इसमें नशा, जिसने पिया वो हमें भी हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए कहानी। जू 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 कैसी आह कैसी पहेली जिंदगानी। इतनी सुंदर वॉइस है आपकी और एकदम अलग टेक्सचर है थैंक यू। अब जो गाने में बहुत जल्दी गाने वाली, मेरा एक गाना भी है एक्चुअली, मेरा डेब्यू गाना आ चुका है एक फिल्म में, -31 करके फिल्म है अमेजोन प्राइम पे, उसका गाना है धुंधला। मैंने तो लोग अप्रोच करें आपको, हमने आप बताते हैं मैं सिंगर भी हूँ। बताती तो हूँ, पर अभी शुरुआत है उस जर्नी की। किसी ने इस वॉइस के लिए, जो वॉइस का टेक्सचर है, उसके लिए कुछ कहा है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको? बहुत, हर इंसान ने मुझे इस बात पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, और मेरे को तो लगता है कि मुझे भगवान से आवाज़ इसी रीज़न के लिए मिली है। मुझे तो एक्चुअली स्टेज पे परफॉर्म करना है, आई वांट टू बी अ फुल ऑन म्यूजिशियन। मैं कीबोर्ड और गिटार भी बजाती हूँ, तो मुझे तो सिंगिंग, म्यूज़िक सब करना है। मैं अपने गाने भी लिख रही हूँ एक्चुअली। तो जल्दी, अरे डिजाइन है, कास्टिंग आपने कर ली, लिखती भी है गाने लिखती होंगी? जी, अभी लिख रही हूँ मैं अपने गाने। हाँ, तो मतलब चलिए, ये तो थे मेरे सवाल। जाते आते अपने दर्शकों को, जो देश दुनिया में आपको इतना प्यार दे रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि थैंक यू। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसकी हर आर्टिस्ट, एक्टर, परफॉर्मर को बहुत ज़रूरत होती है। और प्लीज़ कीप पोरिंग इन योर लव, बिकॉज़ हम आपके लिए बस काम करते रहेंगे और आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। तो प्लीज़, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।